मेरे प्यारे नर्सिंग छात्र छात्राओं, आप लोग को स्वागत करता हूं। और इस दीपावली के दिन में भी आपके पास यह प्रश्न आ रहा है। समझिए मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूं। समझ गए? तो इस हिसाब से आप लोग जो भी लोग हैं अपने कोर्स के यानी जीएनएम के लास्ट में हैं या फिर पास आउट कर चुके हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मैं अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं कि आप लोग को अभी से कॉम्पिटिटिव का झलक देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं। आप लोग को इससे पहले छठा वीडियो तक कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर 6 वीडियो तक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस कोई छूटे नहीं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरे नवंबर में जितने दिन होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव हिसाब से क्वेश्चन को लाएंगे एमसीक्यू में। थर्ड ईयर के जगह पे जो थर्ड ईयर का क्लास शाम में चलता था उसके जगह पे ला रहे हैं। फिर नवंबर समाप्त होगा, फिर उसके बाद बच्चे खुचे जो हम लोग का थर्ड ईयर का सिलेबस है उसको कंप्लीट करके फिर रिवीजन में हम लोग थर्ड ईयर के चले जाएंगे। तो आपके पास एक मौका है कि बहुत सारे नॉलेज को आप गेन कर सके, प्राप्त कर सके और अपने नॉलेज को विस्तृत कर सके और कॉम्पिटिटिव का कुछ झलक आप लोग देख सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को आगे। और आज का प्रश्न में हम लोग आज की इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस देखेंगे। 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर देखिए। बाकी जो लोग अगर अच्छे और ज़रूरी समझते होंगे वो तो बिल्कुल देखेंगे ही। जो लोग नहीं ज़रूरी समझेंगे वो लोग नहीं देखते होंगे। क्लियर बात है? चलिए बाकी शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने। बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की शुरुआत जो है वह बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एट स्टार्टिंग कब हुई थी। मतलब ये जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है इसको हम लोग BFHI शॉर्ट में कहते हैं। इसका शुरुआत कब की गई थी? तो इंडिया में इसका शुरुआत 1966, 77, 92, 96। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की शुरुआत हमारे इंडिया में 1992 में हुआ था। ओवरऑल इसकी शुरुआत जो है 1991 में किया गया था। समझ गए? याद रखिएगा। आगे हमारा जो है प्रश्न है। कहता है प्रीनेटल, यहाँ पे प्रीनेटल होगा। समझ गए? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वह अधिनियम एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपको ध्यान में देना है कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मतलब बच्चे से भ्रूण में चेक करना, पता करना, यह टेक्निक अधिनियम कब जो है लागू किया गया था? तो यह जो है 1966, 77, 96, 92। तो राइट आंसर इसका जो है होगा वह 1996 होगा। रही बात इस एक्ट को लाया कब गया था, तो 1994 में लाया गया था। लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1996 को। तो ध्यान में रखिएगा। ओके, तीसरा प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम 20.20 प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया? तो जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है यह 1990, 85, 80 और 75। तो राइट आंसर 1975 में यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। एमटीपी एक्ट का संबंध है। एमटीपी एक्ट का क्या संबंध है? अनसेफ एबॉर्शन की रोकथाम, जन्म से पूर्व बच्चों को लिंग परीक्षण की रोकथाम। समझ गए? नवजात शिशुओं तथा छोटे बच्चों में होने वाली डिजीज की मैनेजमेंट से शिशुओं, बच्चों तथा प्रेग्नेंट वुमेन के इम्यूनाइजेशन। तो सबके सब गलत है। एमटीपी एक्ट का संबंध है अनसेफ एवर्सन की रोकथाम करना। मतलब गलत तरीके से जो एवर्सन करवाया जाता है उसको रोकथाम करना एमटीपी एक्ट का जो है संबंध है। कब आया था? मैं कई बार करा चुका हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, पांचवा है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम का संबंध किससे है? ऊपर में हम लोग देखे हैं कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कब आया था यह अधिनियम, लेकिन अब हम जो है देखेंगे कि यह अधिनियम किससे संबंधित है। तो असुरक्षित गर्भपात ये तो ऊपर देख चुके हैं। जन्म से पूर्व बच्चों के लिंग परीक्षण पर रोकथाम करना। तो जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक एक्ट आया, इससे ये पहले होता ये था कि जन्म से पहले ही जो है लिंग का पता चल जाता था इस टेक्निक के द्वारा। मतलब लड़का है कि लड़की, इस चीज़ को पता चल जाता था, जिससे अगर किसी को मन नहीं होता था कि हम लड़की हमें हो और लड़की का पता चल जाता था तो लोग उसे एवर्सन के द्वारा ख़त्म करवा देता था। तो यह जो है जन्म से पूर्व लिंग चेक करना, परीक्षण करना रोकथाम किया गया इस टेक्निक के अंतर्गत। समझ गए? छठा प्रश्न है वर्ष 2015 में प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग को किसमें रिप्लेस कर दिया गया? तो जो पहले योजना आयोग था उसको 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। समझ गए? तो ये सब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जानना है। समझ रहे हैं?
लेटेस्ट राष्ट्रीय नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी किस वर्ष बनाई गई। अब यहाँ पे मत पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेटेस्ट है, मतलब सबसे नया वाला जो सबसे आधुनिक स्वास्थ्य नीति है वह कब आया, 10/12 2017 2020। तो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है यह 2017 में आया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेटेस्ट वाला, न्यू वाला, समझ गए। ये हो गया। 8 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 8वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो विकास है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। समझ गए। मुलादियर कमेटी द्वारा अपनी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम एमटीपी एक्ट का लागू होना, नई जनसंख्या नीति न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा। तो राइट आंसर यही होगा। पंचवर्षीय योजना में हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुआ वह हुआ कि नए जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। समझ गए। आगे चलिए। 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से टिबिया नामक बोन के बारे में क्या सही है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो दिया गया है इनमें से टिबिया नामक जो हड्डी होता है इसके बारे में क्या सही है। आप क्या जानते हैं टिबिया बोन के बारे में। ऑप्शन ए है, यह बोन शोल्डर एवं रिस्ट के बीच में पाई जाती है। बिल्कुल गलत, टिबिया तो शोल्डर और रिस्ट में होता नहीं है। बोन एल्बो एवं शोल्डर के बीच, ये भी गलत। बोन घुटने एवं एड़ी के मध्य पाई जाती है, ये सही है क्योंकि टिबिया हम लोग पढ़ते हैं कि यह पैर का हड्डी है, तो ये सही होगा। बाकी यह खोपड़ी क्रेनियम में पाई जाती है, गलत। खोपड़ी के हड्डी जो होता है वह क्रेनियल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन परिवहन जो है कार्य करता है। तो आपको ये पता है कि हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जो ब्लड है वह ब्लड में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तभी वह हमारे संपूर्ण शरीर तक जाता है, कोशिका उससे जीवित रहता है। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है किसके द्वारा जो है ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बना रहता है, कौन से चीज़ के द्वारा। तो उसमें एक आपका तत्व जो है होते हैं जिस हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण ब्लड जो है लाल भी दिखता है और ऑक्सीजन का परिवहन भी जो है मजबूती से होता है। तो हीमोग्लोबिन राइट आंसर होगा। समझ गए। बाकी ये सब जो है आपका अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी भी मिलता है, ज़्यादा बढ़ने से डायबिटीज़ भी होता है। WBC विभिन्न रोगों से बचाता है। समझ गए। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से मानव रक्त में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। कहता है मानव के रक्त में कौन सा ऐसा उत्सर्जी पदार्थ है जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। WBC हमारा तो यह ब्लड का एक जो है घटक है। हीमोग्लोबिन भी एक घटक है। यूरिया की बात है तो यूरिया हमारे ब्लड में एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसको किडनी छान के एक साइड कर देता है, मूत्र के द्वारा निकाल देता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, बेस्ट है नहीं। समझ गए। 12 नंबर का है, अच्छा प्रश्न है। हृदय से रक्त लेकर जाने वाली नलिकाएं कौन सी है। ध्यान दीजिएगा। हृदय की तरफ अगर ब्लड ला रहा है तो वह वेन होता है, सीरा होता है जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। समझ गए। वेन में जो ब्लू कलर के होता है। रही बात हार्ट से ब्लड लेकर अगर बॉडी के तरफ जाना है तो चूँकि बॉडी को, हमारे शरीर को, अन्य हिस्सों को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से ही मिलता है हर एक अंग को। तो उसके लिए हार्ट से जो ब्लड होता है और वह अन्य अंगों तक जाता है तो वह आर्टरी होता है, मीन्स धमनियाँ होती है। एक औरोटा होता है, ये औरोटा का काम होता है, ध्यान दीजिएगा। औरोटा का काम होता है जिसको महाधमनी कहते हैं। महाधमनी का काम होता है कि यह ब्लड हृदय से लेता है और हृदय से ब्लड लेने के बाद विभिन्न जो है आर्टरी में यह सप्लाई कर देता है। समझ गए। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ओके। बाकी जो लिम्फ वेसल्स होता है, लिम्फ हमारे WBC की तरह कार्य करता है। समझ गए। आगे है मानव शरीर में सुपीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा का कार्य क्या है। तो आपको पता होगा सुपीरियर वेना केवा जो है आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा यह नली होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। समझ गए। बॉडी से विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त इस सुपीरियर वेना केवा के द्वारा
हमारे हार्ट में के राइट आर्टरियम में पहुंचता है, मीन्स दाएं आलिंद में पहुंचता है, और वहां पे दाएं आलिंद से जो है ब्लड जो है दाएं वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा की तरफ जाता है, फिर फेफड़ा से हमारे हार्ट में आता है, फिर हार्ट से जो है हमारे जो है विभिन्न भागों में जाता है। समझ गए? तो जो सुपीरियर वेना केवा होता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड को हृदय के सबसे ऊपर वाला जो चेंबर होता है, ये वाला, इस वाले चेंबर राइट आर्टरिया में छोड़ देता है। फिर यहाँ से ब्लड यहाँ आता है और यहाँ से फिर बाहर निकलता है, फिर फेफड़ा की तरफ जाता है, ऑक्सीजन लेता है, और फिर इसमें आता है, और फिर इसमें आने के बाद जो है फिर इधर आता है, और इधर से फिर बॉडी की तरफ शुद्ध ब्लड निकलता है। समझ गए? चलिए, 14 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑडिटरी कैनाल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता है ऑडिटरी मतलब श्रवण से रिलेटेड है। तो ऑडिटरी कैनाल जो होता है इसको हम लोग एक्सटर्नल स्कॉटिक मीटस के नाम से भी जानते हैं। ऑडिटरी जो कैनाल होता है इसको हम लोग एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, ये सब अच्छा प्रश्न है आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। 15 है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को किस नाम से भी जानते हैं? तो ये सब हमारे कान के पार्ट है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम लोग जो है, ये तो ऊपर में बता ही दिए, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ईयर ड्रम, सिरेमेन और कल। तो जो है हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई डाउट नहीं। चलिए, 16 नंबर है, ऑडिटरी कैनाल की शेप किस प्रकार की होती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑडिटरी जो कैनाल होता है यह हमारे कान में किस प्रकार के शेप में होता है? तो हल्की सी एस प्रकार के शेप में होता है, इस प्रकार के शेप में। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छा प्रश्न हम लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को, जो लोग कहते हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि रिपीट करने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने वीडियो है। अगर कन्फ्यूजन रहे तो फिर से पीछे जाइए, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे फिर से देख लीजिए। तो वीडियो आपके सामने जितना बार मन हो आप देख सकते हैं, आपके सामने वीडियो रहता है। समझ गए ना? 17 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से। प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 17 नंबर का है, कहता है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के महत्वपूर्ण ऑर्गेन अमाशय यानी स्टोमक की आकृति कैसी होती है? यहाँ पे सीधा बताना है कि अमाशय पेट का जो होता है वह आकृति कैसा होता है। तो हल्की सी एस आकार की, समझ गए, जे आकार की, हैमर हथौड़े की आकार की, अंग्रेजी के एल की आकार की। तो जो पेट होता है हमारा, वह पेट जो है हल्का सा जो है जे आकार में ऐसे जो है मुड़ा होता है। समझ गए? तो ध्यान में रखिएगा, ये सब शेप वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, कहता है ऑडिटरी ऑसिकल मैलियस की शेप होती है, मतलब ये सब कान के रिलेटेड है। ऑडिटरी कैनल हो गया, समझ गए ना, चाहे वो आपके ये सारे जो जो मैंने अभी ऊपर में पढ़ा रहा हूँ ये सब कान से रिलेटेड है। तो ऑडिटरी ऑसिकल यह जो है हमारे कान के जो है मध्य परत का जो है हमारे हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो ऑडिटरी ऑसिकल है, यह जो मैलियस होता है, ऑडिटरी ऑसिकल मैलियस का जो शेप होता है वो हल्की सी एस आकार, जे आकार, हथौड़े की, एल की आकार। तो हथौड़े हैमर की आकार की होती है ऑडिटरी ऑसिकल मैलियस की आकृति। समझ गए? 19 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहता है पेलेंटाइन बोन की शेप किस प्रकार की होती है? यह भी प्रश्न बढ़िया है। कह रहा है कि पेलेंटाइन बोन जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है? तो जो पेलेंटाइन बोन होता है उसकी आकृति एस आकार, जे आकार, हथौड़े की। तो ये तीनों आकार तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बच गया हमारा अंग्रेजी के एल आकार। तो जो पेलेंटाइन बोन होता है यही हल्के से एल आकार का होता है। समझ गए? 20 नंबर है, ओवल विंडो एवं राउंड विंडो पाए जाते हैं, यह भी कान से ही रिलेटेड है। तो ओवल विंडो और राउंड विंडो जो होता है, आप जो सुनते हैं, जो द्वार होता है, विंडो मतलब क्या होता है? खिड़की। समझ गए? तो एक खिड़की के टाइप यानी आने साउंड को जाने और आने वाला जो जगह होता है वही ओवल और राउंड विंडो जो पाया जाता है वह ह्यूमन के ईयर कान में ही पाया जाता है। समझ गए? 21 है, कहता है कॉकलिया कहाँ पाया जाता है? तो कॉकलिया भी जो है ह्यूमन ईयर में ही पाया जाएगा, कान में ही पाया जाएगा, यह भी सुनने से ही रिलेटेड है। तो यह भी आपका हो गया यहाँ पे समाप्त। समझ गए? 22 नंबर है, निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को कैश पेमेंट किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए
कि आईसीडीसी हो गया, जेएसवाई हो गया, आईएमएनसीआई हो गया, डॉस थेरेपी हो गया। तो आपको पता है डॉस थेरेपी टीबी के उपचार के लिए है, समझ गए। आईसीडीसी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो बाल विकास योजना आंगनबाड़ी वाला जो है इसी के तहत चलता है। जेएसवाई होता है जो देखते होइएगा आशा सब जो अपने गाँव से जो है क्या करती है, अपने गाँव से जो है परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को ले जाती है पीएचसी सेंटर पर, तो उसमें उसको रुपया मिलता है, समझ गए। साथ में आपको पता है ये सारे चीज़ के बारे में। तो जेएसवाई में गांव के जो महिला होती है उसको 1400 रुपये दिए जाते हैं, जो शहर की महिला होती है उसको 1000 रुपये मिलते हैं, समझ गए। ये ध्यान में रखिएगा, जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना। ओके। 23 नंबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से आशा के कार्य में शामिल नहीं है, आशा के इनमें से कौन सी काम नहीं है। तो आशा की काम जो है देख लीजिए यहाँ पे, आशा की काम ए है टीकाकरण करना है, सही बात है, बिल्कुल सही है। हेल्थ एजुकेशन भी देना काम है, सही बात है। ए संबंधित एएनएम द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना, मतलब एएनएम के कामों का निरीक्षण करना आशा का काम है। चूंकि एएनएम से तो नीचा होती है आशा, तो कैसे वह एएनएम के कामों को निरीक्षण कर लेगी, तो ये गलत। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना, तो यह भी इसका काम है, लेकिन ये वाला काम नहीं है, तो अब से सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे फिर आशा से ही रिलेटेड है। आशा देखिए, आशा के बारे में क्लियर हो लीजिए कि क्या काम है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। आशा के संबंध में कथन सही नहीं है, यहाँ भी कथन सही नहीं पूछ रहा है। आशा योजना की शुरुआत एनआरएचएम के अंतर्गत की गई है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं, इसके अंतर्गत आशा की शुरुआत की गई थी, सही बात है। प्रायः 5000 की जनसंख्या पर एक आशा को नियुक्त किया जाता है, यही बात गलत है। आपको पता होनी चाहिए कि आशा की नियुक्ति 1000 की जनसंख्या पर किया जाता है, नॉट 5000। ओके। आशा के रूप में प्रायः उसी गांव की ही किसी फीमेल का चयन किया जाता है, यह भी सही बातें हैं। ऑल ऑफ द एबोव, तो ऑल ऑफ द एबोव तो नहीं होगा, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, दोनों सही है, समझ गए। आगे है, कहता है 25 नंबर का प्रश्न है, प्रायः किसी पॉपुलेशन पर एक आशा का चयन किया जाता है, मीन्स कितने के पॉपुलेशन पर एक आशा का चयन किया जाता है। तो अभी ऊपर बताए हैं 1000 की जनसंख्या पर, समझ गए। चलिए 26 नंबर है, अच्छा प्रश्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की अवधि क्या थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, ये सब आपको योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वह 1991-51 से 56 तक चला था, 5 साल चला था, समझ गए। तो ये सब योजना आयोग वाला याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया था। जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो एचआईवी संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, गलत। संस्थागत प्रसर्व इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, मतलब हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसर्व हो, क्योंकि गांव में लोग ज़्यादातर घर पर ही जो है दाई को बुलाकर काम करवा लेता था, प्रसर्व करवा लेता है, जिसमें बहुत सारा रिस्क भी रहता है। तो इसका काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दे, समझ गए। बाकी ये सब के सब जो है गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, समझ गए। 28 नंबर है, अच्छा प्रश्न है। कहता है यहाँ पे निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली एक्टिविटी में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर हम लोग आ गए, समझ गए। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा हो, समझ गए, उसके बाद बोलते हैं और सारे जो भी ऐसे कुछ छोटे मोटे जो संस्था है, इस सब को हेल्थ के सेक्टर में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है अच्छे स्वास्थ्य में, इसलिए सब के बारे में हमको पढ़ना रहता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो भी संपादित की जाने वाली एक्टिविटी है उनमें शामिल कौन नहीं है इसमें। इम्यूनाइजेशन में सहायता करना, यह भी ये तो है एक्टिविटी में, लोगों को सहायता करेगा इम्यून टीकाकरण में। स्वास्थ्य शिक्षा भी दे सकती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी दे सकता है, समझ गए। संबंधित एएनएम द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना, जब आशा नहीं कर पा रही है इसका सुपरविजन, तो फिर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ से कर पाएगी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, यही गलत है। बाकी व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता तो सबके दायित्व है रखना। 29 नंबर प्रश्न है, नॉर्मल लेबर की अवस्था में महिला द्वारा अपने नवजात नियोनेंटल को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना कब प्रारंभ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया है तो इस अवस्था में महिला को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान कितने देर में करवा देना चाहिए प्रारंभ। बर्थ के दूसरे दिन, गलत। बर्थ के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर, सही बात है। 4 घंटे गलत, 6 घंटे गलत, यानी जन्म के 1 घंटे के अंदर जो है आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना चाहिए, समझ गए। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 30वां नंबर प्रश्न है,
24/7 पीएचसी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए 24/7 का मतलब होता है कि सातों दिन चौबीसों घंटा, समझ गए ना? मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है और 24 घंटा होता है एक दिन, तो सातों दिन यानी चौबीसों घंटा जो है प्रत्येक दिन सर्विस का मतलब होता है पीएचसी का। पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर। अब ऐसा नहीं है कि ओपीडी जो होता है वह भी 24 घंटा चलते रहेगा सातों दिन, नहीं। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव सर्विस होता है, जैसे कि प्रसव अगर करवाना हो तो चौबीसों घंटा यह जो है प्रसव के लिए खुला रहता है। अगर रात में किसी को पेन शुरू हो जाए, समझ गए, डिलीवरी का, तो उसे आप पीएचसी में ले जाकर भर्ती करवा सकते हैं, क्योंकि 24/7 यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव सर्विस उपलब्ध रहता है, वही प्रसव सेवा, समझ गए। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। निम्न में से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण है। देख लीजिए, प्रोटीन ऊर्जा एनर्जी और प्रोटीन दोनों का कुपोषण से बीमारी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, पता है। डायरिया या आंतों को प्रभावित करता है, समझ गए। और मरासमस आप लोग को पहले से पता है कि यह प्रोटीन एनर्जी दोनों से कमी से होता है। विटामिन बी के कमी से जो है आपके बेरी बेरी होते हैं, समझ गए। आगे चलिए 32 नंबर है, कहता है वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे का मतलब होता है कि टबैको को छोड़ना है, इसीलिए वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। यह आपके 31 मई को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर यही होगा। ओके, डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा ही, तो डे वाला कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अर्बन एरिया, अर्बन मतलब वही शहरी एरिया में किसी महिला के डिलीवरी होने पर उसे कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? मान गए कोई शहरी क्षेत्र की महिला है और वह अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में गई प्रसव कराने, तो उसे सहायता मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये दिया जाएगा, समझ गए। यहीं पे बात किया जाए, अगर गांव की महिला है तो उसे यह राशि 1400 रुपये मिलते हैं, समझ गए। प्रोत्साहन इसलिए दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में अपने प्रसव को कराएं, समझ गए। 34 नंबर का प्रश्न है, ईएसआई स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो ईएसआई स्कीम का पूरा नाम होता है कर्मचारी राज्य बीमा योजना, हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इसको याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद है 35 है, कहता है गोली की हमजोली कैंपेन, गोली की हमजोली कैंपेन संबंधित है परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग से, इस चीज़ को क्लियर करके रखिएगा, समझ गए। 36 नंबर प्रश्न है, कायाकल्प कार्यक्रम, कायाकल्प कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए। कायाकल्प कार्यक्रम का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में स्वच्छता बनाए रखना, वेस्ट को दूर करना, मतलब कचरे को दूर करना, एकदम क्लीन रखना अस्पताल को, यह कार्यक्रम के अंतर्गत जो है चालू किया गया कायाकल्प, समझ गए। 37 नंबर है, कहता है सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा हर्निया की रिपेयरिंग कहलाती है। किसी को हर्निया होने का मतलब होता है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हर्निया होने का मतलब है कि जहाँ भी हर्निया होगा वहाँ पे सूजन टाइप से रहता है, समझ गए, ट्यूमर टाइप से। वो होता इसलिए है कि पेट का अंग, मतलब पेट का अंग मान के छाती में चला जाएगा तो छाती में एक बड़ा सा ट्यूमर आ जाता है, या फिर पेट में ही अलग अलग ऑर्गेन है और वह इधर से उधर घुस जाएगा तो उससे सूजन आ जाता है, वही हर्निया के रूप लेता है, समझ गए। डिटेल से पढ़ना है तो जाके नर्सिंग ज्ञान पर आप लोग देखिए, पता चल जाएगा। वहाँ पे अभी हर्निया कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं जीएनएम सेकेंड ईयर में। ओके, निम्न में से कौन सी वैक्सीन ओरली दी जाती है, मतलब मुख से दी जाती है, मुंह से? रोटा वायरस का वैक्सीन, विटामिन ए और ओपीवी। तो इनमें से रोटा वायरस, विटामिन ए और ओपीवी और पोलियो के लिए सब के सब मुंह से दिया जाता है, समझ गए, याद रखिएगा। 39 नंबर है, रूम टेम्परेचर पर ब्रेस्ट मिल्क कितने घंटे तक सुरक्षित रहता है? सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, कमेंट करके बताइए। और इसका राइट आंसर होगा 4 घंटे तक। रूम टेम्परेचर पर जो स्तन का मिल्क है वह 4 घंटे तक सुरक्षित रह पाएगा। ओके, उसके बाद है निम्न में से कितना अपगार स्कोर, अपगार स्कोर आप लोग को पता है 0, 1, 2 के इस्तेमाल करके बनाया जाता है, समझ गए। 2 0 बताता है कोई हलचल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 1 बताता है हल्का फल्का ठीक ठाक है। 2 बताता है कि एकदम बिल्कुल उत्तम है। और इसी को हम लोग कुल 5 जो है जैविक चिन्ह देते हैं और इसी पाँचों को अलग अलग आधार पर हम लोग जो है 0, 1, 2 नंबर देते हैं और हाईएस्ट जो है आपके 10 नंबर आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, समझ गए। चलिए, तो अपगार स्कोर में एस्फेक्सिया का मतलब होता है श्वसन कष्ट, श्वास रोध होना। यह कब इंगित करता है? तो जब बच्चे में 0 से 3 अगर
ऐड करने पर अगर आ रहा है तो फिर समझिए कि बच्चे को श्वसन का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न 41 नंबर अब शुरू है। अत्यधिक कम भार वाले शिशुओं यानी एक्सट्रीमली लो वर्थ वेट बेबीज का जन्म के समय वेट होता है। समझने की बात है। देखिए, अगर हमसे अत्यधिक कम भार वाले शिशु के बारे में पूछेगा यानी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी के बारे में पूछेगा तो जन्म के समय वजन 1 किलोग्राम से भी कम होगा। अगर हमसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी के बारे में पूछेगा तो वेरी मतलब बहुत कम वजन के शिशु के बारे में पूछेगा तो 1500 से कम। समझ गए? 1500 से कम वजन होगा। ओके, 1500 किलोग्राम नहीं, 1500 ग्राम। किलो में बात करें तो 1.5 किलो से कम वजन होगा तो वह वेरी लो बर्थ वेट बेबी होगा। सीधा कम की बात किया जाए, लो बर्थ वेट बेबी सीधा कहा जाए तो वह 2500 से कम, 2500 ग्राम से कम होता है। समझ गए? इससे कम यानी 2.5 से कम होगा, 2.5 kg से, तो वह लो बर्थ वेट बेबी में आता है। ओके, चलिए तीनों बता दिए। कोई भी पूछेगा बता दीजिएगा। 42 नंबर है इन्फेंट्स आईएम इंजेक्शन कॉमन साइट क्या है? इन्फेंट मतलब एक शिशु में जो आईएम मतलब मस्कुलर में जो इंजेक्शन देने का जो कॉमन साइट है वह कौन सा है? तो वह जो है वास्टस लेटेरियस पेशी होता है। समझ गए? वास्टस लेटेरस पेशी होता है, मसल्स होता है, याद कर लीजिएगा, पूछेगा। 43 नंबर है एक शिशु में स्ट्रेंजर एंजाइटी किस एज में विकसित होती है? मान गए एक शिशु है, समझ गए? एक शिशु देखते होइएगा कि कभी कभी वह बच्चे दूसरे के ऐसा कोई अनभिनक आदमी उसके सामने आएगा तो चौंक जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा का व्यवहार करेगा। तो एक शिशु में स्ट्रेंजर मतलब अजनबी से उसको चिंता होने लगता है, डर होने लगता है, वह किस एज में उसमें विकसित हो जाता है? तो यह जो है उसको 8 माह के एज पर विकसित हो जाता है। समझ गए? जो थोड़ा थोड़ा दूसरे व्यक्तियों से डरने लगता है, उसके प्रति एंजाइटी होने लगता है। ओके, 44 है ताज़ा तैयार किए हुए ओआरएस। समझ गए? ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जो होता है कितने समय तक यूज में लिया जा सकता है? ताज़ा अगर आप तैयार किए हैं ओआरएस घोल, खुद से बनाए हैं, तो एक बार बनाने के बाद कितने समय तक यूज में लिया जा सकता है? बस 1 दिन 24 घंटे तक मात्र, वो भी सुरक्षित रखने के बाद ही। समझ गए? 45 नंबर का प्रश्न है ओआरएस में, ओआरएस के कंटेंट्स में शामिल नहीं, मतलब ओआरएस के सामग्री में इन चारों में कौन सा जो है शामिल नहीं है? तो सोडियम नाइट्रेट यह शामिल है, सोडियम क्लोराइड भी शामिल है जिसको साधारण नमक कहते हैं, मैग्नीशियम से संबंधित कोई भी कंटेंट शामिल नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड भी शामिल है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ओआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे ही कि ओआरएस में क्या शामिल होता है क्या नहीं होता है, तो ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब देखिए एक और ओआरएस है। ओआरएस में सबसे ज़्यादा सांद्रता मतलब सबसे अधिक जो सांद्रता होता है, जैसे सांद्रता का मतलब है कि पानी में 5 चीज़ मिला है, उस 5 में सबसे ज़्यादा क्या है? तो वही उसका सांद्रता होगा कि किस पदार्थ का कितना मात्रा है, वही सांद्रता होता है। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता जो होता है वह साल्ट सोडियम साइट्रेट ही होता है। समझ गए? याद रखिएगा। 47 नंबर का प्रश्न है ओआरएस के एक पैकेट में सोडियम साइट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ओआरएस की एक पैकेट में जो सोडियम साइट्रेट होता है इसका जो मात्रा होता है लगभग 3 ग्राम के आसपास यानी 2.9 ग्राम होता है। समझ गए? अब ऐसा नहीं है, ये सब नाप के बनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि सोडियम साइट्रेट इतना होता है। ओके, चलिए। कहता है पॉजिटिव कर्निंग साइन किस डिजीज को इंगित करता है? माय डियर, अगर किसी में कर्निंग्स साइन अगर पॉजिटिव होता है तो वैसे को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस आप लोग को पता है कि ब्रेन और स्पाइनल में जो ढकने वाला मेनिंजिस होता है उसमें इन्फ्लामेशन ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। समझ गए? 49 नंबर है एसोफेगल एट्रेसिया के बारे में क्या सही है? तो माय डियर हमसे सही पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो एसोफेगल अट्रेसिया जो होता है आप लोगों को पता है, इसे आहार नाल की अविवर्ता कहते हैं। यह एक बच्चे में जन्मजात रोग होता है। समझ गए? जो होता यह है कि जो भोजन के पाइप होता है उसे भोजन नली अमाशय से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या तो दोनों अलग अलग होगा, भोजन नली अलग, ऊपर का भोजन नली अलग और नीचे का भोजन नली अलग रहेगा, या फिर और 5 कंडीशन इसमें बनता है। या फिर दूसरा कंडीशन ये होता है
कि नीचे वाला भाग ट्रेकिया से लगा रहेगा, या फिर कभी-कभी ऊपर वाला भाग ही ट्रेकिया से लगा रहेगा, नीचे वाला अलग ही रहेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों भाग ट्रेकिया से लगा रहेगा, समझ गए? कभी-कभी होता यह है कि तीनों जो है आपको यह भी जो है आपस में मिला रहेगा और प्लस में यह जो है इससे भी मिला रहेगा। तो इस प्रकार से एसोफेगल एट्रेसिया एक आहार नाली की विवरता होती है, जो ट्रेकिया के साथ में एसोफिगस जो है असमान रूप से जो है कनेक्शन पाया जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। ट्रेकिया चूँकि श्वसन की नली है, वहाँ से श्वसन होता है, लेकिन एसोफेगस आहार नाल की नली होती है। अब आहार नाल की अलग नली होती है, लेकिन यह एक जन्मजात रोग होता है, जहाँ पे ट्रेकिया से एसोफेगस कनेक्ट हो जाता है, फिस्टुला बना लेता है और वह एक असमान कनेक्शन होता है, उसी को एसोफेगल एट्रेसिया कहते हैं। समझ गए? बाकी विस्तृत में पढ़ाने का तो ये वीडियो है नहीं, नहीं तो पढ़ा देते। देखना चाहते हैं तो जाइए जीएनएम नर्सिंग वाले चैनल पे, नर्सिंग ज्ञान पे पता चल जाएगा। डिमांड फीडिंग से क्या समझते हैं? डिमांड फीडिंग का मतलब होता है कि कब डिमांड होता है। तो बच्चे को भूख होने पर जब हम उसे दूध पिलाते हैं तो ही डिमांड फीडिंग होता है। मतलब जब ज़रूरी हो, जब डिमांड हो, माँगे बच्चा, तब उसको फीडिंग कराते हैं। तो यानी बच्चे को भूखे होने पर दूध पिलाना ही डिमांड फीडिंग होता है। तो इस प्रकार से आज का इस वीडियो 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो गया, द एंड हो गया। तो इस प्रकार से आपके मैं जो 50 क्वेश्चन मैं आपको बताया था क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, जो लोग देखे होंगे उनको उम्मीद है कि कितना चीज़ें सीखने को मिला होगा। लगभग 60 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सीख लिए होइएगा। 50 क्वेश्चन कराएं, 10 नॉलेज भी आ गया इधर उधर से, तो 60 हो गया। तो ये सब फ़ायदेमंद होता है। आपके फ़ायदेमंद के साथ साथ में आप अपने पढ़ाई को भी आँक सकते हैं कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप कितना इसमें से खुद से बना सकते थे, कितना नहीं बना सकते थे, बता भी सकते हैं हमको, समझ गए? जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, हमें अभी पढ़ना चाहिए, अभी को कुछ नहीं है, तैयारी है, या तैयारी है तो आपको लगेगा कि हाँ तैयारी तो बहुत है, ये सब आ रहा है तो अच्छी बातें हैं। बाकी इस 45 में से कम आपको जो है 40 बनना चाहिए, समझ गए? ये 50 क्वेश्चन से 40 आपको बनना ही चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं, 40 नहीं बन रहा है तो मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी कस के पढ़ने की ज़रूरत है। समझ गए? हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख़्याल रखिएगा। आप एएनएम के कैंडिडेट हैं या फिर कोई और कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है कॉम्पिटिशन की तैयारी में है नर्सिंग के एरिया में, तो एएनएम हो, जीएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, लगभग चीज़ें समान हैं। बस एएनएम है तो थोड़ा-सा कम वहाँ पे चीज़ें अंदर से पूछा जाता है, लेकिन वहीं पर जीएनएम है, नर्सिंग ऑफिसर है, सीएचओ है, तो वहाँ पे चीज़ें डिटेल से डीपली पूछा जाता है। तो यही अंतर है, बाकी सब सिलेबस समान ही है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।